ओके, सो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? एवरीथिंग इज फाइन? Yes. ऑडियो एंड वीडियो? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. We are going to discuss some questions on electrostats and capacitor. आप लोग को पता है क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं? हम इन 10 डेज में सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि अगर प्रैक्टिस से क्यों हो जाते हैं ना वो चैप्टर्स कंप्लीट. क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस से चैप्टर कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करना सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है. एग्जैक्टली. और सारे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं ना क्लास में, ऑनलाइन क्लास में. और यहाँ पर अगर मैं मेन कंटेंट कराती हूँ तो बहुत बच्चों का मिस हो जाएगा और आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा. इसलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके. ठीक है, आपने खुद से करी है या नहीं पता, बट हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और उससे आपकी ये 2 चैप्टर्स तो फुल एंड फाइनल रेडी हो जाएंगे. ठीक है, सो कल वाले क्वेश्चंस आपने ट्राई किए थे कि नहीं किए? एक बार जो मैंने पीडीएफ सेंड की थी. मैम डिफरेंट क्वेश्चन है वो. डिफरेंट मतलब? मैम जो क्लास में गए थे उससे अलग क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन थे. हाँ तो बेटा क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना. क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? मैम वो जो ट्राई किए थे हो गए थे. हाँ, तो अब हम अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है? अब हमें करने ही क्वेश्चंस है तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जितने टाइप पॉसिबल हो सकते हैं. आपके लिए अच्छा है ना ये? तो यस मैम. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम. हाँ, so read out it. 3 concentric metallic spherical shells of radii R, 2R and 3R are given. Charges Q1, Q2 and Q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. ठीक है, concentric मतलब 1, 2 and 3. आपको 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल मिले हैं. एक की रेडियस है R, एक की रेडियस है 2R एंड 3R. मैम सी 1:4:9. क्या हो गया? आंसर सी है. सी है आंसर? यस मैम. यस मैम. ये क्वेश्चन कर चुके क्या आप पहले? मैम नो मैम वो आर स्क्वायर की रेशियो में होना चाहिए ना, तो 1:4 और 9 ही है जो ऑप्शन में. ओके, लेट्स सी. सबका यही आंसर है क्या? यस मैम. कौन कौन है वैसे यहाँ पे? सिर्फ 4 बच्चे हैं, सबका यही आंसर है? यस मैम. ठीक है. Then we have to find the charge density of the outer surfaces of the shells. The ratio of charge given to the shells Q1, Q2 and Q3. इनका रेशियो क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल. हमारे पास दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सब पर इक्वल है. ठीक है, आपका तो आंसर सी आ रहा था, बट इधर तो ये आंसर है 1:1:2:3. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर शेल ऑफ द सेल गिवन. जो आउटर शेल है उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? देखो, फॉर द फर्स्ट शेल, दिस इज द फर्स्ट शेल. इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे फर्स्ट शेल पे कितना गिवन है चार्ज? Q1. ठीक है, इधर Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है एंड इस पे Q3 चार्ज है. तो Q2 पे, Q3 पे जो चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी होगी, वो Q1 और Q2 की वजह से होगी. ठीक है, और Q2 पे क्या होगा? Q1 प्लस Q2 दोनों की वजह से होगी और Q1 पे सिर्फ एक की वजह से होगी. ठीक है, तो उनको हम ऐड कर देंगे. फॉर शेल 1 charge is Q1, for shell 2 charge is Q1 plus Q2, for shell 3 charge is Q1 plus Q2 plus Q3. मतलब तीनों का एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा ऐसे. This is 1, 2 and 3.
ओके एंड ये हमें दिया हुआ है कि जो आउटर सरफेस है उस पर चार्ज डेंसिटी इक्वल है, गिवन दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल इज इक्वल। तो हमारा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। आपने सही पकड़ा था कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बट 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर हम तीनों के एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, सेकंड वाले पे फर्स्ट शेल की वजह से पड़ेगा, थर्ड वाले शेल पे सेकंड एंड फर्स्ट की वजह से पड़ेगा, तो उनको हम ऐड कर देंगे। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई 2r², ठीक है, एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, तो तीनों पे इक्वल है, ठीक है। अगर तीनों पे इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेशियो देखो 4 पाई r², सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ r का बचता है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर चार्जेस का रेशियो भी क्या आ जाएगा 1:2:3। समझ में आया? मैम इसको सॉल्व करने के बाद तो 135 आना चाहिए ना? कैसे Yes, आना चाहिए ma'am. बताओ, कैसे आना चाहिए? मैम सब स्क्वायर में है, सब मैम तो स्क्वायर स्क्वायर में तो है थोड़ा और डायरेक्ट सब, कट जाएगा, स्क्वायर थोड़ा डायरेक्ट कट जाएगा, पर उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। Yes, हाँ मैम, वहाँ नीचे 4 हो जाएगा, और मैम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय वो एक 9 हो एक जाएगा मिनट, मैम। आप एक इसको मिनट सॉल्व करके देख लो एक बार डिटेल। ऐसे आएगा ना, आप बोल रहे हो? नहीं, बट इसका अगर हम स्क्वायर कैंसिल आउट करते हैं तो 4 मैम एंड 9, स्क्वायर कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉल्व एक करना पड़ेगा मिनट ना एक पूरा। मिनट, अगर आप इसका हाँ सही बोल रहे हो, आंसर तो यही आना चाहिए 149। ओके, ये मैं क्लियर करके फिर आपको दोबारा से करेक्ट करके बताऊंगी, ठीक है, जो पीडीएफ में जो भी होगा, जो पीडीएफ मैं सेंड करूंगी उसमें करेक्ट होगा। ओके, ओके मैम। इसमें कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 25 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम आपको गिवन है, exist in a region of space. If the potential at the origin is taken to be 0, then the potential at x is equal to 2 and y is equal to 2 meter. पोटेंशियल आपको पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? यस। ओके, एक मिनट दो, वो स्क्रीन लैग हो रहा होगा ना, दिखेगा अभी, दिखा? यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? मैम E डॉट एस, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx लिख सकते हैं हम, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर आपको E गिवन है, आपको dv निकालना है, E कितना गिवन है 25, अब यहाँ पर x की फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको I और J गिवन है, I का मतलब x कंपोनेंट है, J का मतलब y कंपोनेंट है, ये आपको पता है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज 25x प्लस 30y, E can be written as like that ना, and dx। यस मैम। अगर मैं यहाँ से v को फाइंड आउट करती हूँ, dv है अब ये, ठीक है, माइनस v जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब ये dx का मतलब, अब यहाँ पर x और y कंपोनेंट है, बेसिकली e का फॉर्म क्या होता है माइनस dv बाय dr, r का मतलब होता है कि पूरे स्पेस में, r का मतलब होता है r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को कवर अप कर रहा है, आर का मतलब ये होता है, ठीक है।
बेसिकली ओरिजिनली ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहां तक ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ओनली एक्स होता तो मैं यहाँ पे एक्स लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक्स भी है और वाई भी है, तो मुझे इसके दोनों के कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। सो 25 dx प्लस 30 dy, ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं ना। और इंटीग्रेशन के लिए मुझे बताया कि सेंटर पे 0 है और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो यहाँ से 0 से x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, क्योंकि ओरिजिन पे बोला है, और x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू 2 गिवन है। इनका इंटीग्रेशन करो और वैल्यूज पुट करो, वहां से आपको v का आंसर मिल जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? यस मैम। चलो फिर करो। मैम आंसर 110 है। 8। ओके, Yes, ma'am, option और किसी A. बच्चे का? कितने बच्चों का 110 है? मेरा हिमांशु बेटा, नेगेटिव भी होगा, वो -110 होगा, 110 होगा, क्योंकि यहाँ पर Yes, e ma'am, वही है। -25 dx है, ठीक है। बहुत सिंपल था, ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 30y, इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा ना। सो 25 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, 50 प्लस 60, 110, और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, तो माइनस लग जाएगा। सो इट मीन्स इट्स पोटेंशियल इज -110, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा बस यही करना है जो आपने अभी यहाँ पे किया है। assume that an electric field is given as this 30 x square I cap exist in a space, then the potential difference VA minus V naught, where V naught is the potential at origin and VA is the potential at x is equal to 2 meter. एग्जैक्टली सेम है ना। क्या करना है आपको, जस्ट इंटीग्रेशन कर देना है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। -80 जूल। इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया? मैम इंटीग्रेट ही तो करना था बस। ओके ठीक है, बाकी बच्चों को भी करने दो। Yes, ma'am, -80 जूल आएगा। -80 जूल किसका नहीं आया ये बताइए? सबका आ गया? Yes, ma'am. 30x क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 10x क्यूब, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 2, क्योंकि आपको 2 बोला है। लिमिट यहाँ पर 0 से 2 जाएगी, तो यहाँ पर आप 2 की वैल्यू रखते हो, 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 10, 80, और माइनस E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx है, तो -80 जूल पर कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, दिस इज द Yes. सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt, ठीक है। एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसके सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल, ये बताओ। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा? मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। अच्छा, शो नहीं हो रहा, होगा, 1 मिनट दो, हो जाएगा। अब हो रहा है? मैम ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा? किसी को भी Yes, नहीं हो रहा ma'am. क्या? स्क्रीन शो किसी को भी नहीं हो रही? No, ma'am. लास्ट स्लाइड दिख रही है? Yes. Yes, ma'am. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 अब दिखा, क्वेश्चन नंबर 4? Yes, ma'am. ठीक है, अब करो चलो।
अगर सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज क्या होना चाहिए? मैम 10 volts. 10 वोल्ट्स क्यों? मैम वो इनसाइड तो कांस्टेंट होते हैं. अच्छा, और बाकी बच्चे? मैम सी बाकी- होगा आंसर. सी, ए बी सी डी क्या होना चाहिए? बाकी बच्चों का क्या जवाब है? हिमांशु, आर यू श्योर? ओके, सो इट्स आंसर इज 10 वोल्ट. जितना सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड सेम रहेगा. ठीक है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. अगर बाहर है 10 वोल्ट तो अंदर भी 10 वोल्ट ही रहेगा इनसाइड द स्फीयर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Concentric metallic hollow spheres of radii r and 4r hold charges q1 and q2 respectively. Given that the surface charge density of the concentric spheres are equal, then the potential difference between v1 and v2. मतलब आपको दो hollow sphere given है, एक की रेडियस है r, एक की रेडियस है 4r. इस पर चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है. आपको क्या निकालना है? VR माइनस V4R. क्लियर? सरफेस चार्ज डेंसिटी इन पे इक्वल है दोनों पे, तो पोटेंशियल कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, 1 मिनट दो, हो जाएगा. अब हुआ? अरे हुआ कि नहीं? नो मैम. क्या दिख रहा है? कौन सी स्लाइड दिख रही है अभी? मैम क्वेश्चन नंबर 4 वाली. 4 वाली दिख रही है? आएगी आएगी. हो गया ना? चलो. So question 5 is here. Concentric metallic hollow spheres of radii r and 4r holds charges q1 and q2 respectively. Given that the surface charge density of the concentric spheres are equal, then the potential difference between Vr and V4R. ये निकालना है आपको. पोटेंशियल आपको निकालना है. कैसे करेंगे? अप्रोच कैसे करेंगे? पहले वन शेल की वजह से निकाल लो. क्या रहेगा? पोटेंशियल. ठीक है, ड्यू टू दिस सरफेस एंड ड्यू टू दिस सरफेस. फिर सेकंड की वजह से निकाल लो, ड्यू टू दिस सरफेस एंड ड्यू टू दिस सरफेस, और उसको माइनस कर दो. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया है क्लास में. yes. किया है ना? ट्राई करो क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आता है. सबको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? पोटेंशियल कैसे निकालते हैं पता है ना? ये तो
yes or no? Yes. Yes, तो ma'am. फिर करो, आंसर दो. मैम डी ऑप्शन. डी बोल रहे हैं आप? A. ए. और कितने बच्चों का ए आया है? और किसका ए आंसर है? मैम ए आएगा. मैम ओके. वैन डी ग्राफ जनरेटर वाला केस लेके गए थे. सॉरी मैम ए. ओके. और किशन, तुम्हारा क्या आया आंसर? मैम ए ही है. ए आया है? ऐसे ही बोल रहे हो या सच में आया? बताओ. ओके. जिसका भी आंसर ए है उसका सही है, ठीक है. और जिसका नहीं आया है वो देख लो कैसे आया. ठीक है, ये आपको शेल्स गिवन है. VA मतलब जो इनर शेल है, इसकी वजह से मैं पोटेंशियल फाइंड आउट कर रही हूँ. दैट इज VA इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाय R प्लस KQ2 डिवाइड बाय R. ठीक है, A पर इन दोनों की वजह से होगा ना पोटेंशियल. सिमिलरली फॉर VB इज इक्वल टू B पे भी इन दोनों की वजह से होगा KQ1 बाय R प्लस KQ बाय 2/4R. बस यहाँ पर आपको क्या करना है, VA माइनस VB कर देना है. और आंसर क्या आएगा, 3/4 KQ1 बाय R. और K की वैल्यू आप रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो 3/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R, which will be 3/16 Q1 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये आपका आंसर है. सिंपल था ना क्वेश्चन? Yes. अरे सिंपल था ना? Yes. यस मैम. ऐसे बोल रहे जैसे पता नहीं क्या ही क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नो मैम. No, ma'am. नो मैम. ओके. अभी वही लास्ट वाला क्वेश्चन शो हो रहा है आपको? मैम उसका सॉल्यूशन लिखिए. अब दिख रही है? अब 6th क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस मैम. ठीक है. तो 6th क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल q एंड Q माइनस स्मॉल q. ठीक है, एक चार्ज है Q, वो डिवाइड हो गया है Q एंड दिस. ठीक है. और इफ कैपिटल Q डिवाइड बाय स्मॉल q इज x, इनका रेशियो x है, such that the repulsion between them is maximum, then find value of x. इनके बीच का रिपल्शन है वो मैक्सिमम है, then find the value of x. आपको दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है ना? Ma'am 1 A. ए आंसर है. कैसे किया हिमांशु? Ma'am B है आंसर B. कैसे किया हिमांशु, बताना जरा. बोलो बोलो. Ma'am KQ1 by Q minus small q by R square को डिफरेंशिएट कर रोज जीरो आने दे उसका आंसर. हम R square को कांस्टेंट लेट कर लिया तो वो यानी कि 1/2 आ गया. अच्छा. और ये जो रिपल्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम गिवन है, यहाँ से आपको कुछ इन्फो मिला? मैम DF बाय Yes, DQ को ma'am. हमने वो कर लिया, मतलब मैक्सिमा डाल के 0 इक्वल कर लिया. और रिपल्शन फोर्स है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे. और उसके बाद अच्छा. और हमने उसको सॉल्व ओके. कर लिया. तो मैक्सिमम और मिनिमम हम मतलब कैसे निकालते हैं? DF बाय DQ इक्वल टू 0 होगा मैक्सिमम. उससे मैक्सिमम निकल जाता है? हाँ. ओके.
और अगर आपको मैं बोलूं कि डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़े तो किसमें? मैक्सिमा और मिनिमा पता है ना फंक्शन का कैसे निकलता है? यस मैम। बताओ। अरे बताओ। यहाँ पर तो आपको मैक्सिमम पूछा था, ठीक है, Yes, ma'am. तो आपने उसको df बाय dx कर लिया, उसको जीरो के इक्वल रखा। इसको जीरो के इक्वल रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है? मैम वो मैक्सिमम है इसलिए, यानी कि उसके ऊपर चेंज नहीं होगा, चेंज ओ- पॉजिटिव से नेगेटिव पे कन्वर्ट हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि df बाई dx इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं है इस क्वांटिटी में, तो ये इस पोजीशन पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, इसलिए हमने उसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पर बताया था कि दोनों फोर्सेस क्या है, रिपल्शन फोर्स है, तो फोर्स रिपल्सिव है तो इसका मतलब सेम चार्ज है, तो प्लस क्यू ले लेते हैं। सो F इज इक्वल टू K Q माइनस Q इंटू Q डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इसको कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट यस मैम। क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, three positive charges of equal value Q are placed at the vertices of a equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, एक चार्ज Q यहाँ पर रखा है, एक चार्ज Q यहाँ पर है, एक चार्ज Q यहाँ पर है। Then the resulting lines of force should be sketched as in. कैसी लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी यहाँ पर? मैम सी B, सी सी C, शायद। Yes, ma'am. C. मैम सी। C क्यों बनेगी? मैम क्योंकि सारी चार्ज से ही निकलेंगी ना, जो बी मतलब बी भी बन सकती है, उसमें जो थर्ड लाइन है ना वो चार्ज से नहीं ओरिजिन हो रही है इसलिए, और बाकी अच्छा, रिपल्सिव फोर्स होगा तीनों में तो सी बने। रिपल्सिव फोर्स है तो तीनों में, और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, ये भी आपको पता है। लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ये जैसे ए और डी में क्लोज लूप बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ये, और ये सी में क्या क्या दिख रहा है, सी में ये वाली जो लाइंस है, ठीक है, हमने पढ़ी थी कि क्यू चार्ज से मेरी लाइंस ऐसे जाती है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये सेम फॉलो कर रहा है ये वाली चीज, ठीक है, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A metallic shell has a point charge Q kept inside its cavity. एक मेटेलिक शेल है, उसके अंदर चार्ज रख दिया है। Which one of the following diagram correctly represents the electric lines of force? कौन सा Ma'am, सही option बनेगा? C. Okay, anyone else? मैम एक डाउट, ऑप्शन सी और डी में मैम डिफरेंस क्या है? आप बताओ, सोचो, देखो, ध्यान से देखो, समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। आया समझ में? यस मैम। बताओ फिर मैम सी है आंसर। कैसे? मैम इनसाइड एरिया में मैम फ्री, आउटसाइड फील्ड एकदम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, और मैम हाँ, सरफेस पे सी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और किसी का कोई आंसर?
और किसी का कोई आंसर इस पे? सबसे पहली बात तो चार्ज को अंदर रखा है, ये वाली फील्ड लाइन से ये कैविटी के बाहर शो कर रही है, ए और डी, ठीक है। ओनली बी और सी इनसाइड द कैविटी शो कर रही है। आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ दिख रही है, ये नीचे की तरफ है, ये इनसाइड द कैविटी है। और चार्ज हमेशा कैसी लाइंस बनाता है? चार्ज फील्ड लाइंस कैसी बनती है? ऐसे बनती है, बट ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती है, ये जो फील्ड लाइंस है ये हमेशा नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? Yes, ma'am. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A Gaussian surface in the figure is shown by dotted lines. The electric field on the surface will be. दो चार्जेस अंदर रखे, -q प्लस q2, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो सरफेस है, सॉरी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन से चार्ज की वजह से होगी? मैम सब की वजह से। किसकी वजह से? मैम ड्यू टू ऑल चार्जेस। ओके, और कोई? सबका यही जवाब है क्या? बाकी लोगों का क्या जवाब है भाई? हिमांशु, किशन, क्या कहते हो? The electric field on the surface will be due to of which charge? अरे नहीं बताना क्या, या सोच रहे हो? ओके, मैं ही बता देती हूँ। जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर ये जो भी चार्जेस हैं, और इस गॉसियन सरफेस का जो ये वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इट विल बी ड्यू टू द ऑल चार्जेस, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे Q2 की वजह से, क्योंकि यहाँ पर Q1 और प्लस Q1 और माइनस Q1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इनकी क्वांटिटी नहीं गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि जो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी चार्जेस की वजह से होगी, फिर चाहे वो क्वांटिटी में कितना भी हो, ठीक है। सो इट्स आंसर इज ड्यू टू ऑल। यू कैन सी द फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface is due to the charges inside the Gaussian surface, but the electric field on the Gaussian surface will be due to the charges present inside the Gaussian surface and outside it. So it will be due to the all charges. ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। स्क्रीन दिख रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया है क्लास में, और आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन आज खुद कर सकते हो। तो एक ट्राई दो और मुझे आंसर बताओ। Two large vertical and parallel metal plates having a separation of 1 centimeter are connected to a DC voltage source of potential difference X. ठीक है, a proton is released at rest midway between the two plates. एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, ऐसे दो प्लेट्स है मेरे पास, ठीक है, और ये एक बैटरी से भी कनेक्टेड है। अब एक प्रोटॉन को इसमें रिलीज कर दिया है, इट इज फाउंड टू
मूव एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। ये मेरा वर्टिकल है, तो कह रहे हैं कि 45 डिग्री पे घूम रहा है ये प्रोटॉन, इसके साथ इस वर्टिकल फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब इस पे तो जो ये एक्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ऐसा सिनेरियो है भाई, ये प्रोटॉन घूम रहा है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे कुछ घूम रहा है 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? कुछ याद आ रहा है इसको देख के कि कल कौन सा क्वेश्चन था इसके जैसा? बताओ Yes, ma'am. कैसे करेंगे? बाकी लोग कहाँ गए भाई, है कि नहीं है? देविका, Yes, ma'am. हर्षुल, महक, नीलांबर, दृष्टि, बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? तुम्हारी अटेंडेंस लगती है यहाँ पे, तुम्हें पता है? Yes. गौरव कह रहा है मैम माइक खराब है। अच्छा, देविका तुम्हारा भी माइक खराब है? No, ma'am. Try कर रही हूँ। ओके, किशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, तो ये क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है। दिमाग लगाओ, कल कौन सा क्वेश्चन इसके जैसा था? मैम आंसर बी है, 1 into 10 की पावर -7 होगा। नहीं, कैसे किया मुझे अप्रोच समझाओ। मैम ग्रेविटी की इक्वल वो फोर्स को कर दिया। क्यों कर दिया? तो मैम वो 45 डिग्री एंगल बनाया है ना, तो मैम tan थीटा हाँ, इक्वल टू 1 होगा। 10 45 इज 1 10 कैसे बना यहाँ पे? 10 थीटा एंगल, मैम वो 45 डिग्री एंगल पे मूव करे वर्टिकल से। मैम तो सी 10 आंसर है कैसे इसका। लिया आपने? मैम सी ये आंसर है। कैसे बोला आपने कि 10 45 है? वो कॉस साइन कुछ भी हो सकता है। मैम लेकिन मैम अगर हम इसको दो कंपोनेंट्स में पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के से होगा, एक यानी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो फिर मैम अगर हम उन दोनों का रेशियो लेंगे तो tan थीटा की इक्वल होगा। ओके, ठीक है, नियरली अबाउट इट्स ओके। ये 45 डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है, ये है फील्ड, दिस इज थीटा, और ये इसकी वेलोसिटी है, ये इधर v के साथ। ठीक है, ये इस वेलोसिटी से प्रोटॉन यहाँ पे घूम रहा है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट रेजोल्यूशन करती हूँ तो v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। ठीक है, अब इस पार्टिकल पे v sin थीटा के टर्म में कौन सा लग रहा है फोर्स? ये लग रहा है mg, और इधर कौन सा लग रहा है QE, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो v sin थीटा बाय v cos थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा इज tan थीटा, v से v कैंसिल, tan 45, थीटा इज 45, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg, theta is 45 given, so tan 45 is equal to 1, so QE is equal to mg। यहां तक हो गया। अब आगे कैसे किया हिमांशु? आगे कैसे किया हिमांशु? यहां तक आपने मुझे बताया, ठीक है, QE is equal to mg आ गया। अब यहां से आपने x कैसे निकाला?
मैम जी की वैल्यू 10 लेट गई और वी इंटू 100 यानी कि वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैम फिर क्यू और एम की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा ओके, एम क्या है यहाँ पे? मैम 1.6 into 10 की पावर माइनस 24। 24। E कैन बी रिटन एज V बाय D, ठीक है। हमें Yes, पूछा है यहाँ पर पोटेंशियल, D भी हमें गिवन है, कितनी डिस्टेंस है उनके पास, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, सो Q इंटू V बाय D इज इक्वल टू mg। G की वैल्यू है 10, m की वैल्यू है, दिस इज मास ऑफ प्रोटोन, दैट इज 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg। -27 है हिमांशु, इसीलिए शायद तेरा गलत आंसर आ रहा है। मैम मैंने ग्राम में लेट के लिया था। ओके, ग्राम में नहीं लेते ना पगलेट। सो V इज इक्वल टू mg by Q। m इज इक्वल टू 1.67 into 10 raised to power -27, G is 10, E is 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा क्या ये वोल्ट, ये सारी चीजें MKS में चल रही है तो मीटर में लेंगे। सो इट इज 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई Q कितना है हिमांशु यहाँ पे? Q की वैल्यू क्या है? मैम 1.6 into 10 की पावर -19। -19। दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटोन, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 10 रेज टू पावर, ये 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये आप सॉल्व करोगे, 10 रेज टू पावर -27 प्लस 19 कितना हो जाएगा? -8, ठीक है। यस मैम। हाँ, सो इट विल बी -9 वोल्ट। सो वोल्टेज हियर इज 10 रेज टू पावर -9 वोल्ट, ठीक है। एवरीवन इट इज क्लियर, दिस इज द सॉल्यूशन। Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. महक, अच्छा महक आपको क्या विजिबल नहीं हो रहा? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही अभी? जब मैं लिख रही हूँ तब आपको विजिबल कुछ भी नहीं हो रहा क्या महक? ओके, तो सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि जो मैं लिख रही हूँ तो वो सिंक में नहीं आता स्क्रीन पर। Yes, ma'am. थोड़ा लैग के साथ आता है, मतलब आप पहले बोलते हो और उसके बाद वो लिखाता है। मतलब वो आपको उसी टाइम पे नहीं दिखाई देता जिस टाइम पे मैं बोल रही हूँ, है ना? Yes, ma'am. लेकिन बाद में आपको दिखता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं उसको फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना जब आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आप उसको समझ सको। ओके महक, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूं? ओके ओके ठीक है। शी इज सेइंग मैम रिपीट अगेन। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है महक, जो भी है? लास्ट क्वेश्चन, दैट 2 लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल प्लेट्स, ये आपको दिख रही है? ठीक है, दिख रही है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सबको यही प्रॉब्लम हो रही है ना? यस, देखो ये बोल रहा है 2 लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, ऐसे रखी हुई है पैरेलली, उनके बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज separation between them and it is connected to a DC voltage source of potential difference X। अब वो जो चार्ज है प्रोटॉन को प्लेट के अंदर रिलीज कर दिया है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एक प्रोटॉन को यहाँ पर इनके बीच में रिलीज कर दिया है। ठीक है, प्रोटॉन को रिलीज किया है इस एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल पे, मतलब ऐसे है, तो ऐसे मेरा प्रोटॉन आया और इट इज मेकिंग दिस 45 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज प्रोटॉन। अब दिख रहा है महक? महक, इज इट विजिबल टू यू? ओके, ठीक है। तो प्रोटॉन को रिलीज किया 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स में है। अब मुझे ये बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन प्लेट्स के बीच में जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब मान लो ये प्रोटॉन है, 45 डिग्री पे मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, और ये एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और इसके एंगल गिवन है 45 डिग्री एंगल। तो अब मुझे क्या करना है, इसके कंपोनेंट रेजोल्यूशन करने होंगे सो दैट मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकूं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो ये क्या, जो एक्सिस के साथ थीटा होता है वो एक्सिस मुझे कॉस कंपोनेंट देता है v cos थीटा, और जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं है दैट इज 90 माइनस थीटा, सो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो इट इज साइन थीटा। सबसे पहले ये कर लिया। अब मैं देखती हूँ इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, सो एक्स डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, और वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लगता है? डाउनवर्ड। वाई डायरेक्शन में हमेशा mg वेट लगेगा। ठीक है, तो इस पे बेसिकली ये पिक्चर आपको बन रही है दैट इन दिस डायरेक्शन QE, इन दिस डायरेक्शन mg। ओके, अब हम क्या करेंगे? v साइन थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा। साइन थीटा के पास कौन सा कंपोनेंट है? mg डिवाइड बाय QE। ठीक है, ये बनेगा v से v कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू mg बाई QE। tan, अब यहाँ पर एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, सो tan 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर QE इज इक्वल टू mg हो गया। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए। ठीक है, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल। यहाँ पर E गिवन है, Q गिवन है मास, और ये हमें पता है ग्रेविटी कितना है। ठीक है, अब हमें निकालना है V, तो E को हम v बाई डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ये होता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख के हमें मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी पता है, और उनके बीच का सेपरेशन भी गिवन है। सो v इज इक्वल टू mgd डिवाइड बाई q। यहाँ पर इन सब की वैल्यूज रख देंगे और यहाँ पे हमें पोटेंशियल का आंसर मिल जाएगा, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 वोल्ट। Is it clear, महक? महक, अब आपको क्वेश्चन क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? इन क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को छोड़ के? ओके महक, फाइन। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस और नो बोलो तो भाई, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे। क्लियर है। ठीक है, ओके। सारे क्वेश्चन मैं आप एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ, आप देख लो। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो पूछो। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो मैं आपको क्लियर करके भेजूंगी। ठीक है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना था? E गिवन है, आपको V निकालना है। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, जस्ट इंटीग्रेशन करना था और लिमिट्स पुट करनी थी, कुछ भी नहीं था। अभी मैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इसलिए नॉर्मल रख रही हूँ
ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ फॉर्मूलाज वगैरह यूज करने में, आपको अभी रिकॉल करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे, जब तक हमारे स्कूल लगेंगे ना तब तक आपके ये चैप्टर एकदम अच्छे से विद प्रैक्टिस सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर आपका चाहे कोई भी टेस्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे विद अलोंग विद न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है हर एक चैप्टर में। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी क्या गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और ओरिजिन पे पोटेंशियल गिवन था और x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल हमें पूछा था। इसमें भी क्या करना था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, आपको यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना था और लिमिट पुट कर देनी थी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलोस्फीयर था, उसपे रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस थी और सरफेस पे 10 वोल्ट पोटेंशियल था। तो ये पूछा था कि सेंटर पे भी क्या होगा, तो इस जो आउट सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका सेंटर पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो कंसेंट्रिक होलोस्फीयर्स गिवन थे, एक की रेडियस r थी, एक की रेडियस 4r थी। दोनों की वजह से दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी वाज सेम, ठीक है। तो आपको क्या करना था, दोनों की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना था और उनका डिफरेंस निकालना था। तो क्या किया, वेरी सिंपल, ए की वजह से निकाला पहले Q1 Q2, बी की वजह से निकाला Q1 Q2, बस इसमें क्या रेडियस का डिफरेंस आ गया, ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि एक चार्ज Q आपको गिवन है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और उन दोनों पार्ट्स का रेशियो है x, तो और वहां पर बोला कि रिपल्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो रिपल्शन है, इट मींस दे आर पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर द सेम चार्ज एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर। अब मैक्सिमम कंडीशन गिवन है, तो मैक्सिमम अगर गिवन है तो हमें क्या है कि वहां पर कोई चेंज नहीं है। चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इट मींस डी एफ बाई डी क्यू वहां पर क्या था, 0। जब मैंने उसको ये फॉर्मूला लगाया डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, देन आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द 2। मतलब कि उसका उन दोनों में डिफरेंस कितना है, कैपिटल Q और स्मॉल q में, दैट इज 2, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। 3 चार्जेस वर पुट ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उनका जो रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स का स्केच है वो कैसा बनेगा, वो C बनेगा, क्योंकि लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सो इट इज द करेक्ट, ठीक है, C आंसर इज द करेक्ट आंसर, यस। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें भी सेम बोला है कि एक चार्ज Q है, उसको कैविटी के अंदर रख दिया, कैविटी के अंदर रखने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो हमेशा कर्वी नेचर में होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है, कभी अलोंग विद द सरफेस नहीं होती है। और इनसाइड, अगर इनसाइड रखा है तो फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से बाहर की तरफ आएंगी, विच इज रिप्रेजेंटिंग द आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैंने एक गॉसियन सरफेस के अंदर दो चार्जेस रखे हैं और एक चार्ज बाहर है, दोनों चार्ज अंदर सेम क्वांटिटी के हैं, ठीक है, एक चार्ज बाहर है Q2, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे वो किसकी वजह से होगी। तो कोई भी कहीं पर कैसा भी सिस्टम हो, आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सबके इफेक्ट से बनती है, ठीक है। लास्ट में चाहे उसका रिजल्टेंट कुछ भी हो, लेकिन उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी, that will be due to the presence of all the charges. So same here, this electric field on the surface will be due to the all charges. Fine. Next question was, I just discussed it, that there was a capacitor, it was connected with a DC battery and a proton is released between that capacitor at the angle of 45 degree. Now we had to find the potential difference between them. So this is the answer. ठीक है, वैसे मैंने बता दिया, दिस इज द सॉल्यूशन जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट रेजोल्यूशन किया, दिस इज cos थीटा, दिस इज sin थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 और E इज कैन बी रिटन एज V बाई D। V हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है, जस्ट फॉर्मूला में पुट किया है एंड वी गॉट द आंसर 10 raised to power -9 वोल्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ओके। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ। ऑल क्लियर मैम। क्लियर है? यस मैम। किशन, यस मैम, क्लियर। नीलांबर,
यस महक, यस महक, अगर आपको वो बताया होगा, देखो होलो और सॉलिड दो ही केसेस बनते हैं। अगर आपको सॉलिड गिवन है, सॉलिड का केस होगा तो वहां पर लिखा होगा दैट इट इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अदरवाइज इट इज होलो। ठीक है, ऋषिका आर यू देयर? ऋषिका नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। आप लोग आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहिए, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते आप मुझसे पूछो, ओके। और इस ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करती हूँ, इसमें भी अगर आपको बाद में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम कल मिलते हैं, आज की क्लास यही माइंड अप करते हैं। ओके बाय। बाय मैम। बाय।